स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना की मार लगातार हम सभी झेल रहे हैं। कोरोना के बारे में बहुत सारी बातों को हमने जान लिया है, लेकिन बहुत सारी बातों को अभी जानना बाकी भी है। आप देखते होंगे कि कहीं भी कोई ग्रुप में कोई बैठा हुआ है तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कोरोना को लेकर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज के कार्यक्रम से हम ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली कोरोना के बारे में साइंस क्या कहता है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं। हम आज इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस कोरोना काल में जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी क्या भूमिका रही, क्या उपयोगिता है और आने वाले दिनों में हमारा ट्रॉमा सेंटर किस तरह से तैयार है। ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए हमने आज स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है। हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, जो कि डॉक्टर एंड प्रोफेसर हेड हैं क्रिटिकल केयर और मेडिसिन के, साथ ही साथ इंचार्ज हैं आप ट्रॉमा सेंटर रिम्स रांची के। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आपको भी हमने पहले कई बार बुलाया है, आपसे बहुत सारी बातें जानी हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ जानते ही नहीं हैं हम कोरोना को लेकर। तो सर, ये जो बातें होती हैं लोगों के बीच में, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की बातें सही है, गलत है? आने वाले दिनों में कोरोना और वेरिएंट लेके आएगा और तरह तरह के वेरिएंट दिखेंगे, इसका भयानक रूप आएगा, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, आपको पता है। नहीं, मैं तो सबसे पहले दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि एक तो गॉसिपिंग जिसको बोलते हैं ना, गॉसिपिंग से दूर रहें। अननेसेसरी अफवाहों से दूर रहना अच्छा है, क्योंकि ये कहावत है अंग्रेजी में कि रूमर स्प्रेड फास्टर देन साउंड, है ना। तो आप सही तथ्यों पे विश्वास कीजिए। साइंस क्या कह रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, या आपके डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो जिनके आप संपर्क में वो क्या कह रहे हैं। बाकी समाज में बहुत तरह के लोग होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो फैक्ट्स अगर आपको जानना है तो सबसे अच्छा है कि आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, जो कोविड से रिलेटेड इलाज कर रहे हैं या वो कोविड से रिलेटेड सेंटर चला रहे हैं, उनके पास आप जाएं, वो आपको सही चीज़ बताएंगे। तो अफवाहों पे ना जाएं। तो ये मेरा तो पहला यही रहेगा। जी जी। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि अभी का क्या है, जो स्टेट ऑफ अफेयर है। जी जी, बिल्कुल। जो एक डर जो बना हुआ है लोगों के बीच में, डर जो बना हुआ है। जी जी। तो हम हमेशा कहते हैं कि साहसी बनिए, दुस्साहसी मत बनिए, है ना। साहस होना अच्छा है, ठीक है। आपके अंदर अगर निडरता रहेगी, साहस बना रहेगा, तो इस बीमारी से लड़ना थोड़ा आसान होता है। और अगर आप डरे हुए रहेंगे तो कई दफ़े इसका अलग साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। तो रादर देन बीमारी, आप अपने साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको, उसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो इसलिए अंदर से साहस बनाए रखना है। और दूसरी बात जहाँ तक है क्या कि अभी जो चल रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है इस वायरस का। जो म्यूटेंट है, जिसको हम कह रहे हैं ओमिक्रॉन, जो जाना, हालांकि हमारे यहाँ जीनोटाइपिक उतनी नहीं हो रही है, लेकिन जो स्ट्रेन है और जो उसके सिम्टम्स हैं, जो जिस तरह से फैलाव है और जिस तरह से रिकवरी हो रही है, इन सबको हम देखते हुए यही कह सकते हैं, जो विश्व भर से डेटा आ रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो हमारे यहाँ भी अभी फैला हुआ है और ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। आप देखे होंगे, घर में आज एक जने को हुआ, कल दूसरे को, फिर परसों, ऐसे करके पूरे परिवार को एक साथ, या फिर आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, आपके संस्थान में आप देखिएगा, एक को हुआ तो धीरे धीरे सबको हो रहा है। तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी संक्रामकता उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो कम रहता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस 3 से 4 दिन रेस्ट की ज़रूरत है और अच्छा गर्म पानी पे और लीजिए और थोड़े बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें,
तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि मतलब साहस हम रखें लेकिन दुस्साहस न करें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जितने भी हमें गाइडलाइंस दिए हैं उसका हम पालन करते रहें। ये नहीं कि हम ठीक हो गए, या कभी कभी जो चर्चाएं होती हैं कि अभी तो थमा हुआ है, अभी तो कम हो गया है, तो मास्क या जो भी गाइडलाइंस है उसको हम लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा है कि साहस बनाए रखना है और डर नहीं रखना है, लेकिन तैयार भी रहना है अपने आप को ठीक रखने के लिए। कोरोना के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम कार्यक्रम के दौरान आपसे चर्चा करते रहेंगे। आने वाले दिनों में क्या क्या संभावनाएं हैं हम दर्शकों को ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि आप इंचार्ज हैं ट्रॉमा सेंटर के सर, और ये रिम्स तो पहले से हमारे यहाँ है, हॉस्पिटल सेवाएं दे रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई इस ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की? देखिए, मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि ट्रॉमा सेंटर 2019 में हम लोगों ने इनको रघुवर दास जी आए थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, और हमने 2019 के अगस्त के महीने में ट्रॉमा सेंटर को स्टार्ट किया था। ये ध्यान में रखते हुए उस समय हमारे पास ऐसा कोविड का कोई भी किसी को कोई धारणा भी नहीं थी कि कोविड आने वाले वक्त में हमें परेशान करेगा। हमने वहाँ पे एक डिपार्टमेंट खोला था, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जो क्योंकि क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश हो रहा था, और जिसका मुझे उनको उसमें प्रोफेसर एंड हेड के पोस्ट पे नियुक्ति दी गई थी, और मेरे साथ पूरी टीम थी, और हम लोगों ने वहीं पे अपना क्रिटिकल केयर यूनिट को इस्टेब्लिश किया और उसको स्टार्ट किया। और हम क्रिटिकल केयर को चलाने के लिए एक ट्रॉमा सेंटर में टोटल 4 फ्लोर थे, और 4 फ्लोर में हमने 2 फ्लोर को इस्तेमाल करना चालू किया, जिसमें करीबन 60 बेड 2 फ्लोर मिला के होते थे, जिनको हम यूज़ कर रहे थे। जब फरवरी का महीना आया, जब दिसंबर में कोविड स्टार्ट हो गया था, और हमारे कुलकर्णी साहब उस समय हुआ करते थे हेल्थ सेक्रेटरी, तो वो एक मुआयना करने के लिए आए रिम्स में, और उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रॉमा सेंटर बिल्कुल एक आइसोलेटेड एरिया है और इससे पूरे रिम्स के बाकी बिल्डिंग्स का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने में हमें लगता है कि इससे ये मतलब उपयोगी साबित होगा और समाज को इससे ही ज़्यादा फायदा होगा। और उसी समय एक ऑर्डर के तहत, गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के तहत इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, और यहाँ पे सारे जो भी मरीज कोरोना के आएंगे उनका इलाज यहीं को ट्रॉमा सेंटर में होगा, ये कह के स्टार्ट हुआ। हमारे क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को उस समय हम लोगों ने टेम्पोररी मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया था, जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वहाँ पे, और ये पूरे बिल्डिंग को कोविड बिल्डिंग के नाम से घोषित कर दिया गया था। उस बिल्डिंग में जो भी मरीज आते थे उनका इंचार्ज, इलाज का इंचार्ज मेरे ऊपर उसका भार दिया गया था, और मेरे अंडर ही ज़्यादातर मरीजों का इलाज होता था। लेकिन हमारे साथ सहयोगी विभाग भी थे, जैसे मेडिसिन वाले थे, सर्जरी वाले थे, पीएसएम वाले थे, बाकी सभी विभागों का हमारे के सहयोग से हम उसमें करीबन 120 बेड जो है उसको हम कोविड और सीरियस पेशेंट्स के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। तो शुरू में हमारे पास फर्स्ट वे में उतने सीरियस पेशेंट्स होते नहीं थे, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बुखार होता था, सर्दी होता था, थोड़ी सांस में तकलीफ होती थी, थोड़ी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाई एंड वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ जाए या फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं था। फर्स्ट वेव हमने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से निकाला। सेकेंड वेव जब आया तो तब हमारी स्थिति कुछ ऐसी थी कि हमारे पास मैन पावर और जितना वर्कलोड और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों में काफ़ी हम लोगों को अलग से एफर्ट लगाना पड़ा। मैन पावर्स काफ़ी हमें बढ़ाने पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ा। हमारे पास 100 से ज़्यादा 150 करीबन वेंटिलेटर्स हम यूज़ कर रहे थे, मॉनिटर्स करीबन 300-400 मॉनिटर, ऑक्सीजन बेड हमारे यहाँ तो थे ही, और इसके अलावा भी हमने रिम्स में अलग अलग जगह पे क्रिएट किए थे करीबन 1000 से ज़्यादा बेड और 700 से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड बेड्स हम बनाए हुए थे।
तो ट्रॉमा सेंटर मेन उस समय ये था कि ट्रॉमा सेंटर का इस्तेमाल गंभीर मरीजों के लिए होगा, और आज भी हम ट्रॉमा सेंटर को गंभीर मरीजों के लिए ही रखते हैं कि जो भी मरीज जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, हाई फ्लो ऑक्सीजन या फिर इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है, और जिनको मल्टी ऑर्गन फेलियर है, फेफड़े के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं, या फिर पहले से कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी हालत कोविड की वजह से ख़राब हो गई है, ये सारे पेशेंट्स अभी डायरेक्ट ट्रॉमा सेंटर में ही आते हैं। और उनका एडमिशन ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि कहीं से भी पेशेंट अगर एक ख़राब हालत में आ रहा हो, जिसको ऑक्सीजन या उससे ऊपर के लेवल की सुविधा की ज़रूरत है, वो सारे डायरेक्ट ट्रॉमा सेंटर में ही जाएंगे, और उनको ही हम ट्रॉमा सेंटर में अभी रख रहे हैं। फ़िलहाल इस साल हमारे पास इस सीज़न में कोविड के पेशेंट्स जो गंभीर अवस्था वाले पेशेंट्स हैं उनके नंबर्स काफ़ी कम हैं, लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले हैं वो पेशेंट्स आ रहे हैं। 3 या 4 दिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत पड़ रही है और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाए। मतलब कि वर्तमान में भी ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कोविड काल में काम कर रही हैं। ऑन है और हम तैयार भी हैं। हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर है, मैन पावर ट्रेंड हमने कर लिए हैं पिछले 1.5 साल में, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होती है वो सब हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी इन सब बातों की सर, और आपने बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे से लोगों को बताया है। लोगों को ये भी समझ में आया है कि ये अलग से इसकी स्थापना हुई है और अलग से यहाँ पर इलाज की व्यवस्था है, और कोरोना काल में बहुत ही सही मायने में एक वरदान साबित हुआ है हमारा जो ये ट्रॉमा सेंटर है, और आप लगातार आपने सेवाएँ दी हैं। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है खैर आप जैसे चिकित्सकों को धन्यवाद देने के लिए सर। फिर भी हम अपने पूरे जनता की ओर से, सबकी ओर से आप जैसे चिकित्सकों को धन्यवाद ज़रूर देते हैं। बहुत ही उपयोगी कार्य आपके द्वारा किया गया है और लगातार अभी किया जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स को सर क्या आपको लगता है कि पता नहीं है, वो भटक जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, बशर्ते कि एक सेंटर है और वहाँ पे आना चाहिए, तो उनके लिए भी अगर कुछ आप बताना चाहें। मैं जनता से यही निवेदन करूँगा कि आपको अगर जरा सा भी शक होता है कि आपको कोविड के लक्षण हैं, तो आप सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुँचे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए हैं, वहाँ डॉक्टर्स 24 घंटे बैठते हैं और वो आपको तुरंत स्क्रूटिनी करके ये बता देंगे कि आपको घर में जाना है, घर में जाके आपको अपना इलाज कराना है, या फिर जनरल वार्ड में एडमिट होना है, या फिर ट्रॉमा सेंटर में एडमिट होना है। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तकलीफ़ है, आप रिम्स में सीधा ट्रॉमा सेंटर जाएं, जहाँ 24 घंटा डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं, और कोविड की सेवा में हमारा अलग से काउंटर भी वहाँ चलता है, जहाँ पे हमेशा 24 घंटा डॉक्टर बैठे रहते हैं। जी, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी बातें होती हैं सर। ऑनलाइन भी तो उसकी भी सुविधाएं हैं, लोगों को दी जा रही हैं क्या? ऑनलाइन अगर लोग आना ना चाहें या आ नहीं सकते हैं। ऑफिशियली स्टार्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि बट टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो रहा है। जी, तो मतलब जो आ नहीं पा रहे हैं या आप डॉक्टर से सलाह लेनी है, तो टेलीफोनिक भी ये परामर्श जो है वो लिए जा सकते हैं। और आपने सारे डिटेल दे दिए हैं। हमें उम्मीद है कि अब जो भी पेशेंट आएंगे उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आएँ, ताकि कई बार जो समस्या है वो बढ़ जाती है जब हम समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। समय पर लोग पहुंचे, और इसके लिए जानकारी चाहिए थी आपको, और हमने कोशिश की कि आपको ये सारी जानकारियाँ दें। कोरोना की बातें तो कभी ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी सर, ये भी अभी हमको पता नहीं है। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावित हम कुछ है ऐसे तथ्य जो साइंटिफिकली आप लोगों को बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये क्या रूप होगा? क्या हम कभी इससे मुक्त हो पाएंगे या क्या होगा? देखिए, जहाँ तक साइंटिस्ट लोगों का व्याख्यान है, जो कि अभी बहुत कॉन्क्रीट ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन 2 या 3 डायरेक्शंस में साइंटिस्ट अभी सोच रहे हैं। पहला ये कि जैसा ओमिक्रॉन आया है, तो ओमिक्रॉन ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर लिया है, लेकिन ओमिक्रॉन से लोग कहते हैं कि नहीं, अरे तो कुछ नहीं, सर्दी खांसी ठीक है, थोड़ा डरने की,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओमिक्रॉन कुछ कंट्रीज़ में डेथ्स इनसे काफ़ी हुए हैं, ओमिक्रॉन की वजह से भी डेथ्स हुए हैं। अब इसमें वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कोविड में हम 19 के वेरिएंट्स जोड़ते हैं, तो ओमिक्रॉन के भी वेरिएंट्स होते हैं, जैसे BA.1 वेरिएंट, BA.2 वेरिएंट होता है। तो जैसे BA.2 वेरिएंट जहाँ जहाँ है वहाँ पे इन्होंने काफ़ी क्षति पहुँचाई है, जहाँ BA.1 वेरिएंट है वहाँ पे इन्होंने कम क्षति पहुँचाई है। लेकिन ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि एक क्वाइट पीरियड, एक ओमिक्रॉन के पूरी तरह से छा जाने के बाद एक क्वाइट पीरियड आने की बहुत संभावना है, क्योंकि एक इम्यून सिस्टम जो है उसको ये चार्ज कर देंगे। मतलब ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी ऑलमोस्ट 100%, 90 to 100% लोगों को कवर करेगी, और उससे क्या होगा कि नेट जो इम्यून सिस्टम, हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर की चार्ज हो जाएगी। और दूसरा, तब तक 70 से 80% लोगों का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, तो वो भी एक काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। दोनों मिलाकर के अभी ऐसा मानना है कि 6 से 8 महीने, इस ओमिक्रॉन के जाने के बाद 6 से 8 महीने कुछ ऐसा पीरियड होगा जो एक क्वाइट पीरियड के रूप में रह सकता है अगले ठंड के आने तक। मतलब अगले नवंबर दिसंबर में जब ठंड क्वाइट आएगी। पीरियड कहने का मतलब है, आम जन को अगर हम सीधे शब्दों में समझाएं तो क्वाइट पीरियड मतलब एक शांत सा माहौल रहेगा। थोड़ी शांति रहेगी। ये ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि तूफान के आने के पहले जो शांति होती है उस तरह की बातें तो आप नहीं बता रहे हैं। वही मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। एक दूसरे ग्रुप है, जो साइंटिस्ट के दूसरे ग्रुप हैं, उनका ये कहना है कि फ्लू का सीजन अभी चल रहा है जी। और फ्लू और कोविड ये दोनों कंबाइन होकर के एक ट्विनडेमिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। मतलब बहुत लोगों को इन्फेक्टिविटी रहेगी, आप देखेंगे उनको सर्दी खांसी बुखार है, अब उनको ये डायग्नोज करना है कि ये फ्लू है या कोविड है जी। तो ऐसे भी बहुत लोगों को, जो अमेरिका में अभी देखा गया कि एक नया वेरिएंट आया फ्लू का जिसका नाम है H3N2, तो H3N2 और कोविड ये दोनों साथ में हो रहे हैं। तो एक तरफ ओमिक्रॉन है, दूसरी तरफ उसका डेल्टा वेरिएंट है, और तीसरी तरफ फ्लू भी है। तो वहाँ काफ़ी 2-4 स्टेट्स ऐसे हैं अमेरिका में जो इन तीनों वेरिएंट की वजह से काफ़ी परेशान है। इसका नाम उन्होंने दिया है ट्विनडेमिक। अच्छा। तो ये भी एक, लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी एक संभावना बने आने वाले समय में कि ट्विनडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हो, जिसमें स्वाइन एक तरफ फ्लू और दूसरी तरफ कोविड साथ साथ अपने मतलब दुष्प्रभाव जो है वो चारों तरफ फैलाए और उसकी वजह से हमें क्षति उठाने पड़े। लेकिन फिलहाल हमें इस बात से थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है काफ़ी तेज़ है, और वैक्सीनेशन अगर हम 100% अचीव कर लेते हैं तो फिर हमें उतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जान को खतरा नहीं रहेगा। हमें भले ही फ्लू हो या भले ही कोविड हो, हमें जान की खतरा नहीं रहेगी अगर हम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। हमें सिम्टम्स होंगे, हमें थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल वैक्सीनेशन अभी एक बहुत बड़ा तोड़ है इसका, बहुत बड़ा तोड़, और वो ज़रूरी है। और अभी तक तो 2 वैक्सीन हम ले रहे थे, अब तो बूस्टर डोज भी शुरू हो गया है। बूस्टर, हाँ, 60+ वालों के लिए तो अभी शुरू हो चुका है। इसमें भी बूस्टर के बारे में मैं बताऊं कि अभी ये भी डिबेट चला हुआ है वर्ल्ड लेवल पे कि ये जो बूस्टर डोज है, तो एक होता है कंप्लीट वैक्सीनेशन। तो कंप्लीट वैक्सीनेशन किसको माना जाए? ये 2 डोज जो हम अभी ले रहे हैं उसको कंप्लीट वैक्सीनेशन माना जाए, या 2 डोज के साथ जो एक एडिशनल डोज ले रहे हैं उसको कंप्लीट वैक्सीनेशन माना जाए? तो मैक्सिकन कंट्रीज में इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, और साइंटिस्ट लोग बड़े लेवल पे इस पे लगे हुए हैं ये चीज़ बताने के लिए कि 3rd डोज हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो 2 डोज तो अति आवश्यक है। तीसरा डोज के बारे में अभी जो डिस्कशंस हैं, हाँ, उसमें जो कहते हैं कि जो लोग प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिड कंडीशन, जो भारतवर्ष हमारे चालू हो गया है 3rd डोज देने की प्रक्रिया, हेल्थ केयर वर्कर्स जो काफ़ी नज़दीक रहते हैं ऐसे पेशेंट्स के, उनको लेना आवश्यक है।
और बाकी लोग अभी वेट कर सकते हैं। वेट कर सकते हैं। फिर भी 60+ वालों को तो 60+ को तो दिया लेना ही ही जा है। रहा है। हाँ। तो ये अभी डिस्कशन चल रहा है और जब एक समय आएगा कि जब इसमें पूरी तरह से इसकी पुष्टि हो जाएगी कि हो जाएगी। सभी को लेना है या नहीं लेना है, लेकिन तब तक जो डबल वैक्सीनेशन की जो बात है इसको तो हमें पूरा करना ही है, ताकि ये जो कोविड की जो सीवियरिटी है उससे हम बचे रहें। जी, क्योंकि ये भी बात आपने बता दिया, अच्छा किया कि वैक्सीन लेना है और इससे सीवियरिटी कम होती, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन ले लिया तो अब कोरोना मुझे नहीं होगा, लेकिन इस बार तो अभी जो ये सर है ओमिक्रॉन आने के बाद से तो ओमिक्रॉन जो को इसलिए नाम दिया गया है, इसका नाम ही रखा गया है इम्यून इन्वेडर। अच्छा, ये आपके इम्यून सिस्टम को इन्वेड कर जाती है। और एक और बात बता दूं कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये तो इन्वेड हो जाती हैं, लेकिन जैसे टी सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी का डिफेंस है जी, तो अभी जैसे हुआ कि ये पैंडेमिक हम इसको क्यों किए ये कोविड-19 को, क्योंकि ये टी सेल्स को इन्वेड कर जा रही थी। तो हम आगे आने वाले समय में हमें वो कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो हमारे एंटीबॉडीज़ को तो इन्वेड करते ही हो, साथ से हमारा टी सेल सिस्टम को भी इन्वेड कर जाता हो, तब हम कहेंगे कि एक नया पैंडेमिक आ गया। तो ये सब बिल्कुल अलग अलग रूप अभी आते रहेंगे। हाँ। जिसके लिए हमें तैयार होना है। हाँ, और सही आपने कहा, ये ओमिक्रॉन जो है वो बिल्कुल इम्यूनिटी इन्वेडर की तरह सामने आया। क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो चुका है, मास्क का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं चल रहा है लोगों को कि कैसे सर्दी खांसी हो गई। और आपने कहा कि 3-4 दिन तक ये परेशान कर रहा है, सर्दी खांसी बुखार, और बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, घर पे ही लोग रहकर ठीक हो रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो घर में जो लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है, उनके लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे सर? अब क्योंकि दवाएं भी वो ले रहे हैं और अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के लिए रेस्ट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो एक तो पहले बिस्तर पकड़ लेना चाहिए, तो आप बिस्तर से हिलिए मत, कम से कम इधर उधर जाइए। दूसरा है कि पानी खूब पीजिए, पानी क्योंकि हाइड्रेशन एक जो है बना रहना चाहिए अंदर का, ताकि सारे ऑर्गन अच्छे से परफ्यूज होते रहें। गरम पेय, गरम खाना, और साथ में सिम्टम्स आने पे एक एंटीहिस्टामिनिक, एक बुखार की दवाई, और अगर खांसी हो रहा है तो खांसी की दवाई। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और गले का अगर गरारा करते हैं गर्म पानी से थोड़ा सा नमक मिला के, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बुखार 2 या 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू होता है तो आप एक सिंपल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। जी, पिछली बार भी जिनको कोविड से जो संक्रमित हुए थे उनको भी क्या ये पकड़ रहा है सर? हाँ, ये बड़े मज़े की बात मैं बताऊं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो लिटरेचर लिखती हैं ये लिखते हैं कि किसको पहले कोविड हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। लेकिन अब अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो हो सकता है आप ओमिक्रॉन से प्रोटेक्टेड हैं, हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि 100% प्रोटेक्ट, 100% तो कोई भी नहीं है। तो हो माने उसमें ज़्यादा संभावना है कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोविड हो चुका है दोबारा नहीं हो सकता है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे पास कई एक पेशेंट हैं ऐसे जो कि जिनको तीसरी बार हो रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार। कई एक पेशेंट हैं जिनको तीसरी बार पॉजिटिव आया। तो इसी वजह से ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मुझे कोविड हो चुका, मुझे दोबारा नहीं हो सकता है। वैक्सीनेट जरूर करा लें। आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करा लें। वैक्सीन आपको जरूर बचा ले जाएगी, कोविड हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। मतलब इस बार भी अगर कोविड हुआ है और वैक्सीन बचा हुआ है लेने के लिए तो 3 महीने का गैप है ना सर अभी भी? हाँ, 3 महीने या कोवैक्सीन में 1 महीने भी बोलते हैं। कोवैक्सीन में 1 महीने में ले सकते हैं और अगर दूसरे वैक्सीन है तो 3 महीने का वेट करके वैक्सीनेशन जो है वो अपना हम ज़रूर पूरा करें। जी, तो कोरोना काल में जैसे आपने कहा कि सर आने वाले दिनों में बहुत सारे वेरिएंट सामने आ सकते हैं, लेकिन हमें तो खुद को बचाना है, सावधानी रखनी है, ताकि हम आने वाले दिनों में अपना बचाव कर सकें, पूरे समाज का, देश का, परिवार का बचाव कर सकें। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं उसके संबंध में भी सर एक बार हम चाहेंगे, एक बार फिर से आप दर्शकों को याद कराएं। मास्क को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं जो आपने कहा गॉसिपिंग वाली, इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, ये पहनना है, वो पहनना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। नहीं, देखिए वही है ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मास्क को कभी ना हटाएं। मास्क, हम घर से बाहर निकले और मास्क लग जाना चाहिए।
मेरा तो ये है कि आज अभी आने वाले साल 2 साल तक, जब तक ये कहा नहीं जाए कि हाँ अब कोविड ख़त्म हो गया या नया कोई वेरिएंट का इन्फेक्शन नहीं हो रहा पूरे विश्व भर में, जब तक इसको इंडेमिक घोषित ना कर दे, इवन इंडेमिक घोषित करने के बाद भी हमको लगता है कि अगर आप ये लगाएंगे तो देखिए, पहले हमारे पास फ्लू के अलग अलग वेरिएंट्स हमें परेशान करते थे, लेकिन अब हमारे पास कोविड भी आ गए हैं। तो इसलिए मास्क एक ऐसा चीज़ है जो आपको कोविड और फ्लू दोनों से बचा कर रख सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोटेक्शन को तो कभी ना छोड़े। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन पास की है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ वैक्सीनेशन, यही है गूढ़ मंत्र जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये गूढ़ मंत्र आपने बताया है और ये बहुत ज़रूरी है। लोग बीच बीच में बिल्कुल असावधान हो जाते हैं, सावधानी छोड़ देते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते, मास्क ठीक से लगाते नहीं हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम अपना बचाव करते रहें और सावधानी जो है, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन करते रहें, तो निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में जो भयावहता एक संभावित है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये सब हमारे हाथ में भी है। तो सर, बहुत सारे जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो बातें थी जो हम नहीं जानते थे वो भी आज हमें पता चला है। तो चलते चलते सर, हम चाहेंगे एक छोटा सा संदेश आप लोगों के नाम कर दें। जैसा कि मैंने कहा कि वैक्सीनेशन, तो मैं 2 चीज़ कहता हूं कि सर्विलेंस, एक तरफ सर्विलेंस का मतलब है कि जो टेस्टिंग हम करते हैं, तो ये टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये दोनों साथ साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कब एक नया वेरिएंट आकर के हमें अटैक करेगा। तो इसलिए टेस्टिंग अगर चलती रही तो सही समय पे हमें नए वेरिएंट्स का पता चलेगा कि नए वेरिएंट्स आ गए हैं और उनसे हमें और बचाव की ज़रूरत है। और दूसरा वैक्सीनेशन, तो ये 2 चीज़ पे आप ध्यान दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि साहसी बनिए, दुस्साहसी मत बनिए, क्योंकि इससे शरीर आपका है, हानि आपको पहुंचेगी। और आपको अगर हानि पहुंचेगी तो ये मत समझिए कि आप अकेले को हानि पहुंचा रहे हैं, आप पूरे समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से इससे बच के रहना और लोगों को बचा के रखना, दोनों आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है सर, और हमें उम्मीद है कि लोग इसका पालन ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तो मुश्किल है फिर आगे भविष्य हमारा। तो सर, आप आए, बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया आपने और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।